जी, अब आप एक डाइटिशियन भी हैं। जब हम व्रत की बात करते हैं, यहाँ पर पहला सवाल उन्हीं लोगों के लिए है जो पूरे 9 दिन तक व्रत कर रहे हैं। अब देखिए, आजकल व्रत करने के तरीके बहुत बदल गए हैं। हम साइंस ये भी कहती है, जब हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करते हैं, वो भी वही चीज़ है कि आपकी बॉडी एक तरीके से डिटॉक्स होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे शास्त्र और हमारा धर्म हमको बता रहा है कि देखिए, 9 दिन तक अगर आप सात्विक रहेंगे या सही तरीके से एक समय खाएंगे, तो वो भी आपकी शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा है। तो आप क्या कहेंगी, वो लोग जो कि 9 दिन तक व्रत कर रहे हैं, किस तरह का वो उपवास होना चाहिए? अ, नवजोत जो लोग अभी 9 दिन का व्रत रख रहे हैं, ये लोग सात्विक खाना खाएँगे, अल्कलाइन फूड खाएँगे और बेस्ट पार्ट ये होगा कि हम इसमें हेवी और प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाएँ। हम इसके अंदर ग्लूटेन फ्री क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हमारा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाता है। आपने सुना होगा एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि लोग ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि कितने लोगों को व्हीट से इंटॉलरेंस है। तो अगर हम सिंघाड़े का आटा देखें, कुट्टे का आटा देखें या हम स्वीट पोटैटो जो होता है शकरकंदी उसको देखें, राजगिरा जो ऐमरंथ का आटा होता है राजगिरी, ये सब ग्लूटेन फ्री फूड्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम व्हीट को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देकर हुँ, ग्लूटेन फ्री फूड्स को ऐड कर रहे हैं डाइट में। हुँ। और कितनी ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होती हैं, बट क्योंकि हमारी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है, हम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमारी बॉडी में इतना रिफ्लक्स क्यों हो रहा है, हमें शाम तक हमारा चेहरा क्यों फूल जाता है, शाम तक हमारा पेट क्यों फूल जाता है, हमें इतना भारीपन, इतना थकान, इतनी स्टिफनेस क्यों होने लग जाती है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम इन विच यू कैन डिटॉक्स योर बॉडी, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा काम करने दीजिए, लेट इट रिलैक्स और आपकी बॉडी क्लेंस होगी थ्रू ग्लूटेन फ्री फूड्स। सो दिस वी कैन डू दिस नाउ। अब इसी के साथ-साथ ये भी बताइए, क्योंकि कई लोग तो उपवास का मतलब ये समझ लेते हैं कि इट्स टाइम टू ईट, मतलब फ्राइड आलू चिप्स खा रहे हैं या फिर 2-3 बार खा रहे हैं, ये कह के कि हम उपवास में हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं इस दौरान, तो वो कितनी आपकी हेल्थ के लिए सही हैं? मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको आलू के चिप्स खाने का मन है, तो हम उसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को। और अगर आपको टिक्की खाने का मन है, तो हम किसी चीज़ को मना नहीं करते हैं, हम टिक्की को नॉन स्टिक तवा पे बनाएँगे। और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं और जो हेवी फूड हम खाना चाहते हैं, हमें उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा जी। एसिडिटी और रिफ्लक्स के केसेज़ हो रहे हैं कि लोग कहते हैं कि खाना मुँह को आ रहा है। हुँ, तो हमें ये सब चीज़ों को अवॉइड करके लाइट खाना खाना चाहिए। आप फूड को बेक कर सकते हैं, आप नॉन ठीक है। स्टिक तवे पे उसको बना सकते हैं। हाँ, तो इससे मैं डिफरेंट आसान मील्स के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्रत के टाइम मानसी जी, मानसिक शांति अगर आपको नहीं मिली तो शायद उस उपवास का आप सीधे फायदा नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात शुरुआत में ये कही थी कि देखिए, ये वक्त ऐसा होता है जिस वक्त आप अपने माइंड को रिलैक्स, माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए योग कितना फायदेमंद होता है। बिल्कुल, योग आपकी बॉडी को डिसिप्लिन में रखने के लिए है एंड फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बॉडी को डिसिप्लिन में रखने के लिए, क्लेंजिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो योग इज़ नॉट लाइक कि हमने सेट ऑफ एक्सरसाइजेज़ कर ली। सेट ऑफ एक्सरसाइजेज़ विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ योर ब्रेथ, इट हेल्प टू इंक्रीज़ ब्लड सर्कुलेशन एंड इट इज़ एक्सीलेंट फॉर स्टिमुलेटिंग योर नर्व्स आल्सो। तो बिल्कुल नवरात्रों के समय में सबको हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आग्रह करूँगी अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें निरोग रखना है, उसके लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, इस समय में ध्यान करिए क्योंकि जिस हिसाब से आप बोल रहे थे ध्यान, योग का मतलब ध्यान ही है, योग का मतलब आसन नहीं है, ध्यान करने को ही योग बोलते हैं। तो योग करना इस समय में बहुत ज़रूरी है, रोज़ योग करिए। बिल्कुल। कोई एक आसन अगर आप हमें बताएँ, क्योंकि प्राणायाम सबसे बड़ा है जिसमें हम मानसिक शांति हमको मिलती है। तो एक प्राणायाम कोई भी जो इस दौरान किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा क्रिया मैं बताऊँगी, बहुत ही सिंपली इसमें ज़्यादा एनर्जी बहुत आपको एनर्जी मिलेगी एंड आप बहुत पॉज़िटिव भी रहेंगे। सिंपली इसको हम महाक्रिया बोलते हैं। इसको एम्प्टी स्टमक बिकॉज़ वैसे ही खाना नहीं खाया तो इसको कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। इंटरलॉक करिए अपने हाथ को, नेवल के बिल्कुल पास रखिए, गहरी साँसें लीजिए, इन्हेल करिए, एक्सहेल करिए। इनहेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी को पूरी तरह एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
Inhale more positivity, exhale all negativity. Slowly come forward and forceful exhalation through your mouth. Very slowly come up. ये सुपर डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया है, आपकी बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स रखेगी। वैसे ही फास्टिंग कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं, साथ में इस क्रिया को जरूर करिए, पूरी तरह बॉडी हमारी डिटॉक्स हो जाएगी। जी। एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि बहुत कहते हैं लोग फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, तो फास्टिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं वो डेट्स ले सकते हैं, डेट्स बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप उसको सोक करके भी ले सकते हैं, सोक करके 2 डेट्स को अगर आप सोक करके वो पानी भी पिएंगे, उससे भी आप सुपर एनर्जेटिक रहेंगे एंड और स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। आपने सीरीज ऑफ इश्यूज जो हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें आपने बताया कि फास्टिंग कैसे हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का जिक्र अक्सर कहा जाता है कि आप लंबे समय तक अगर खाना नहीं खाते हैं, लेकिन फास्टिंग के लिए भी ये कहा जाता है जो हेल्दी हैं सिर्फ वही फास्टिंग कर सकते हैं। क्या ये बिल्कुल सही है, या फिर अगर किसी को कोई इशू है वो भी फास्टिंग कर सकता है? बिल्कुल नवजोत, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि किसको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, इनको फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इनके लिए फास्टिंग अलाउड नहीं है। जो मेडिकल साइंस है हमारा कहता है इन लोगों को लंबी फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज से जो इनसाइड जो गर्भाशय में फीटस जो जन्म लेने वाला है उसकी हेल्थ में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो उनकी कैलोरीज, उनको बहुत सारी 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी होती है बल्कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में। तो बच्चों को जो स्तनपान कराती हैं तो उनको बिल्कुल फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे लोग जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है, उसमें हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस रहते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। किसी को सीवियर सीओपीडी अस्थमा है या हाइपरटेंसिव है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं, किसी को ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई बहुत मल्टीपल दवाइयों पे चल रहे हैं जिन पे हमें फास्टिंग की आवश्यकता नहीं है, तो ये दवाई कुछ खाना खाने के बाद खाती है, तो उनको नहीं होना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली टीनेजर्स हैं या 5 साल से कम है, इनको बिल्कुल फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम फास्टिंग का अवॉइड करते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फास्टिंग करना मतलब वैसे भी रख नहीं पाते, खाना लॉन्ग टर्म फास्टिंग नहीं कर पाते, बिकॉज उनके जो हेल्थ इशू हैं या जो हैबिट्स हैं वो उनको अलाउ नहीं करती हैं, तो उनको भी जबरदस्ती फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और क्या रखें ध्यान, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग जब तोड़ते हैं तो एकदम बिंज ईटिंग नहीं करनी, धीरे धीरे सूप से, हल्का खाना से फास्टिंग तोड़नी चाहिए। फास्टिंग के बीच में ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब फास्टिंग, हाँ, जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो हल्के खाने के साथ आप उसको लीजिए। और मानसी जी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही थी कि आप डेट्स ले सकते हैं, सोक करके रखें, एटलीस्ट आप शुरुआत उससे कर सकते हैं। स्वीटनेस भी है और थोड़ा थोड़ा एनर्जी आपको मिलेगी, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।